नाउ लेट अस डिस्कस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एक होता है हार्ट और दूसरी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के कई टाइप होते हैं, आर्टरी, आर्टीरियोल्स, वेन्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज, जिनमें केवल एक सिंगल लेयर वॉल होती है और वहां से डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस दैट कुड टेक प्लेस। तो यहाँ सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट को करते हैं। आई हैव ऑलरेडी drawn the diagram of human heart. This is the external structure and this is the internal structure of human heart. यहाँ अगर हम देखें तो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है which is mesodermal in origin. ये mesodermal in origin होता है और अगर हार्ट के साइज की बात करें तो इट्स इक्विवेलेंट टू अ फिस्ट, जो हमारी बंद मुट्ठी होती है उसके बराबर लगभग होता है अप्रोक्सीमेटली हमारा हार्ट जो है। और ये दोनों लंग्स के लोब के बीच में होता है एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है इस तरह से जैसे यहाँ बनाया गया है, और दोनों लंग्स लोब के बीच में होता है। लंग्स में आप जानते हो कार्डियक नॉच बनती है, तो उसके अंदर और दोनों लंग्स लोब के बीच में स्टर्नम के पीछे लोकेटेड होता है हार्ट, और स्टर्नम इस हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ अगर हार्ट की हम कवरिंग देखें तो इसमें दो कवरिंग होती है, बाहर की होती है पैराइटल पेरिकार्डियम और अंदर की होती है विसरल पेरिकार्डियम। इसके बीच में भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड विच रेजिस्ट फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन को रेजिस्ट करता है यहाँ पर ताकि हार्ट की वॉल को कोई डैमेज ना हो, और प्लस शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। अगर हार्ट को बाहर से आप देखेंगे तो बाहर से ही आपको पता लग जाएगा एट्रिया कहाँ है और वेंट्रिकल कहाँ है। दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल बाहर से ही दिखाई दी जाते हैं, समझ में आ जाता है। अगर आप देखिए यहाँ पर तो ये कॉर्नरी सल्कस है। कॉर्नरी सल्कस वो ग्रूव जिसके अंदर कॉर्नरी आर्टरी आती है। कॉर्नरी सल्कस में क्या है? कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि हार्ट भी लिविंग स्ट्रक्चर है, उसको भी न्यूट्रिएंट और गैसेस चाहिए, एंड दैट न्यूट्रिएंट एंड गैसेस आर सप्लाइड टू हार्ट वॉल बाय कॉर्नरी आर्टरी। और कॉर्नरी आर्टरी जिसमें प्रेजेंट है जिस ग्रूव में, उसे हम कहते हैं कॉर्नरी सल्कस। तो बाहर से ही देखने पे कॉर्नरी सल्कस आपको दिखाई देगा, जिससे पता लग जाता है कि ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल। कॉर्नरी सल्कस एट्रिया और वेंट्रिकल को बाहर से ही डिवाइड करता है, तो बाहर से ही पता कर सकते हैं कॉर्नरी सल्कस से हम एट्रिया वेंट्रिकल। इसके अलावा दोनों वेंट्रिकल भी आपस में सेपरेट होते हैं और बाहर से ही पता लग जाता है कहां से सेपरेट है। वो आपको पता लगता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस ये, और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस जो कि इसमें शोन नहीं है, वो पीछे की तरफ है। हमने डायग्राम 2D में बनाया, 3D में तो बनाया नहीं, वरना घुमा के दिखा देता आपको। तो पीछे की तरफ है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, आगे की तरफ है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये वही सल्कस है, इसके अंदर भी कॉर्नरी आर्टरी आ रही है, हार्ट की मसल्स को जो है न्यूट्रिएंट और गैसेस सप्लाई करने के लिए इसमें ब्लड फ्लो करता है। तो ये दोनों वेंट्रिकल को भी बाहर से सेपरेट करके दिखा देता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए एक्सटर्नली एट्रिया और वेंट्रिकल का सेपरेशन हम बता सकते हैं क्या है वो, तो है कॉर्नरी सल्कस। और दोनों वेंट्रिकल्स का जो सेपरेशन है वो भी पता लग जाता है, इससे हमें दैट इज एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। तो यही से हमें पता लग गया कि ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहीं से हमें दिखाई दे रहा है, पता लग जा रहा है कि राइट लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल कौन कौन से हैं यहाँ पर। ठीक, अब जरा हम इसको समझते हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से ब्लड सर्कुलेशन होती है इसमें। देखिए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लेकर आता है इंफीरियर वेना कावा। ये लोअर साइड ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आता है और उसको ड्रेन कर देता है राइट एट्रिया में, जो कि हमने लिखा भी हुआ है कि इंफीरियर वेना कावा ब्रिंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर साइड ऑफ द बॉडी एंड ड्रेन्स इट इनटू द राइट एट्रिया। देखिए हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से ही आएगा, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आया, उसने राइट एट्रिया में ड्रेन कर दिया। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, हेड से, नेक से
वहां से सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है और उसे ड्रेन कर देता है राइट एट्रिया में इसी के अंदर। तो ये दोनों यहां पे ड्रेन कर देते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड एट्रिया पंप करता है और पहुंचता है राइट वेंट्रिकल्स में। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाएगा? लंग्स के पास फॉर द पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में। ये पल्मोनरी आर्टरी में पंप कर दिया इसने। अकेली आर्टरी है पूरी बॉडी में जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, अदरवाइज जितनी और आर्टरीज होती है सब में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। एक्चुअली आर्टरी और वेन की डेफिनेशन ये नहीं होती कि जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आर्टरी है, जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेन है। ये डेफिनेशन सही नहीं होगी क्योंकि एक्सेप्शन आ जाएगा उसमें। आर्टरी वो होती है जिसमें हार्ट ब्लड को पंप करता है या वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करता है, वो आर्टरी होती है। और जो लेकर आता है हार्ट के पास ड्रेन करने के लिए ब्लड, वो वेन होता है। इसका मतलब जिसमें हार्ट ब्लड पंप करे वो आर्टरी, और जो वेसल्स ब्लड में ब्लड को हार्ट में ड्रेन करे वो वेन्स होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये पंप कर रहा है इसमें, जिसमें भी पंप करेगा वो हमेशा आर्टरी होगी। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को भी पंप करता है इसमें, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई। पल्मोनरी आर्टरी की ये राइट ब्रांच और इधर लेफ्ट ब्रांच जो दिखाई नहीं दे रही, ये जाती है, ये लेफ्ट साइड ऑफ लंग लोब के पास जाता है, ये राइट साइड ऑफ लंग लोब के पास जाता है, और वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स के पास। जब एक्सचेंज हो जाता है तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ये दो दो पल्मोनरी वेन आ रही हैं। जो हार्ट में ड्रेन करती है वो वेन होती है, मगर मजे की बात यह है कि अकेली वेन है जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि और सारी वेन में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो ये राइट पल्मोनरी वेन राइट साइड ऑफ लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है और उसे लेफ्ट एट्रिया में ड्रेन करती है, यहां पर लेफ्ट एट्रिया में। और लेफ्ट पल्मोनरी वेन भी कहां ड्रेन करती है? लेफ्ट एट्रिया में। इसके लिए 4 ओपनिंग होती है जो अगले डायग्राम में हमने दिखा रखी है। तो दोनों ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रिया में ड्रेन कर देते हैं। लेफ्ट एट्रिया पंप करता है और ये पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है, अब इसको बॉडी में पंप करना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है और ये चला जाता है एओर्टा में, और एओर्टा ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में जो है वो पहुंचा देती है। ये इसका काम होता है। एओर्टा को हम देखें तो उसके कई पार्ट हैं। ये असेंडिंग एओर्टा, ये आर्क ऑफ एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, और ये डिसेंडिंग एओर्टा। जहां लिखा हुआ नहीं है आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो। असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। ये एओर्टा से ये आर्टरीज निकल रही हैं। ये ब्रैकियोसेफेलिक या इल्यूमिनेट आर्टरी है। ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, और ये लेफ्ट सब क्लेवियन वेन आर्टरी है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ये तीनों आर्टरी यहां निकल रही हैं जो कंधों को, हेड को, नेक को, इन सबको जो है ब्लड सप्लाई करती हैं। और ये डिसेंडिंग आर्टा फिर जाता है और यहाँ से बहुत सारे आर्टरीज निकल के बॉडी के अलग अलग पार्ट को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मगर अंदर से जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो एट्रिया से 3 टाइम्स थिकर होती है। 3 गुना ज्यादा मोटी होती है एट्रिया से वेंट्रिकल्स की वॉल। क्यों? क्योंकि एट्रिया को ब्लड केवल वेंट्रिकल में पंप करना है, वेंट्रिकल में, जबकि वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है या तो लंग्स में जो दूर है, या पूरी बॉडी में जो और भी ज्यादा दूर है, और फोर्स की जरूरत होती है यहाँ पे। इसीलिए एट्रिया से वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होती है। प्लस इतना ही नहीं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल होती है वो राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम्स ज्यादा थिकर होती है, 3 गुना ज्यादा थिक। वेंट्रिकल्स की वॉल तो वैसी थिक होती है एट्रिया से, मगर ये 3 गुना ज्यादा थिक है राइट वेंट्रिकल से। इसी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल इज नैरोअर एंड लॉन्गर देन राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल 3 गुना ज्यादा मोटी हो गई। इसीलिए ये थोड़ा सा इसका क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है पर लंबा हो जाता है, नैरोअर बट लॉन्गर देन राइट वेंट्रिकल एज इट हैज 3 टाइम्स थिकर वॉल। क्यों 3 गुना थिकर वॉल है? क्योंकि इसको लंग्स तक पंप करना है और इसको पूरी बॉडी में पंप करना है। किसको? ब्लड को। तो आप लिख भी सकते हो इस बात को कि लेफ्ट वेंट्रिकल हैव 3 टाइम्स थिकर वॉल, left ventricles have 3 times thicker wall as compared to right ventricles.
because it has to pump the blood in body, because it has to pump the blood in body, क्योंकि इसको बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है। आगे एक और लाइन लिख सकते हैं आप कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज नैरोअर एंड लॉन्गर देन राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इज नैरोअर एंड लॉन्गर देन राइट वेंट्रिकल। ये नैरोअर होता है और लॉन्गर होता है राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। तो आपने सारी बातें समझ ली कि कहां से ब्लड आता है हार्ट में, यहां ड्रेन होता है और फिर कहां जाता है, वो पाथवे भी आपको समझ में आ गया अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर। यहां आप देख रहे हो एक लिगामेंटम आर्टेरियोसम है। एक्चुअली जब फीटल लाइफ होती है फीटस में, ये असल में एक डक्ट होता है, उसका नाम होता है डक्टस आर्टेरियोसस। इस डक्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में और ऑक्सीनेटेड ब्लड एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में बाईपास करता है, क्योंकि आप जानते हो कि लंग्स में एयर नहीं होती तो वहां पे ब्लड की पंपिंग नहीं होती। वहां ब्लड की पंपिंग होगी तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए बाईपास बना हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस डक्ट से जो है पास होते रहते हैं एक दूसरे में, जिसे कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस। मगर एट द टाइम ऑफ बर्थ ये डक्ट सीज कर जाता है, क्लोज हो जाता है और ये बन जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। यही डक्ट आगे चल के आफ्टर बर्थ क्या बन जाता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम में बदल जाता है। ठीक है, केवल यही एक डक्ट नहीं है जिससे ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, तो सेप्टम में भी एक डक्ट हुआ करता था। अगर फीटस की बात करें, फीटल लाइफ की बात करें, फीटस की बात करें, ठीक है, तो यहां पर भी एक डक्ट होता था फोरामेन ओवेल। ये कहां है, ये इंटर एट्रियल सेप्टम में है। इंटर एट्रियल सेप्टम का वो सेप्टम जो एट्रिया और दोनों एट्रिया को अलग करता है उसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों एट्रिया के बीच का सेप्टम। तो यहाँ फोरामेन ओवल होता है जिससे कि ब्लड पास हो रहा था इधर से इधर और इधर से इधर, पर आफ्टर बर्थ ये भी सीज कर जाता है और ये बन जाता है फोजा, फोजा ओवेलिस। ओवेलिस, ये फोजा ओवेलिस आपको राइट साइड की वॉल पे डिप्रेशन के रूप में देगा। जो ये इंट्राएट्रियल सेप्टम है उसके राइट साइड में एक डिप्रेशन दिखाई देता है, उसी को फोजा ओवेलिस कहते हैं असल में। और रेमिनेंट है किसका, फोरामेन ओवेल का, इसी का रेमिनेंट है जो फोजा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, एनओ इज प्रोड्यूस्ड, और वो एनओ ये जो पाथवेज हैं इनको बंद करती है और एडल्ट पैटर्न को चालू कर देती है, क्योंकि पैदा होते ही बच्चा रोता है, उसके लंग्स में एयर आती है। अब लंग्स में भी जो है ब्लड जाने की जरूरत है ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके, तब ये डक्ट बंद हो जाते हैं और एडल्ट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो दैट स्टार्ट्स। और उसके लिए जरूरी क्या है, एनओ। कभी कभार हार्ट के बीच में होल रह जाता है, वो बंद नहीं होता, दैट इज ड्यू टू नॉट एनफ नाइट्रिक ऑक्साइड। वो इसलिए होता है क्योंकि द चाइल्ड इज अनेबल टू प्रोड्यूस द एनफ नाइट्रिक ऑक्साइड। कब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है या नहीं बनता, ऐसे में ये डक्ट क्लोज नहीं होते तो हम कहते हैं उसके दिल में छेद है, और ऐसा बच्चा जो है 16, 17, 18 साल की उम्र के बाद उसका जीवित रहना मुश्किल होता है अगर ऑपरेट करके उस डक्ट को सीज ना किया जाए, बंद ना किया जाए तो। ठीक है, तो ये बात हो गई हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमने ड्रॉ कर रखा है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंटरनली अगर आप देखिए तो ये दोनों एट्रिया आपस में सेपरेटेड होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम से, और वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेट होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। ये जो आप सेप्टम देख रहे हो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, आईवी का यही मतलब है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम व्हिच डिवाइड्स द टू वेंट्रिकल्स इंटरनली, जो अंदर से डिवाइड करता है। इसके अलावा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम होता है, ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। तो अलग अलग चीजें हो गई, इंटर एट्रियल सेप्टम दोनों एट्रिया को, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों वेंट्रिकल को, और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम वो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है।
जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो पूरी तरह से सेपरेट नहीं करता, क्लोज नहीं करता, क्योंकि ब्लड को वेंट्रिकल्स में आना है एट्रिया से। तो उसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर ट्राइकस्पिड 3 फ्लैप्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड पे और बाइकस्पिड वॉल वो लेफ्ट साइड पे होता है, और ये जरूरत पड़ने पे, प्रेशर पड़ने पे खुल जाता है नीचे की तरफ। तो इस तरह से एट्रिया और वेंट्रिकल में कंटिन्यूटी है इन वॉल्स के थ्रू। ये वॉल्स नीचे की तरफ ही खुलते हैं, ऊपर की तरफ नहीं खुलते। इसका मतलब ये एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड को आने देते हैं, पर वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड को कभी नहीं जाने देते। ठीक है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखिए, अभी आपको बताया था कि सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और ड्रेन करता है राइट एट्रिया में। तो दिस इज द ओपनिंग फॉर ड्रेनिंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रिया। ये है ओपनिंग ऑफ कॉर्नरी साइनस। कॉर्नरी आर्टरी थी, वैसे कॉर्नरी आर्टरी आगे चल के कॉर्नरी मिलकर कॉर्नरी वेन बनाते हैं, और हार्ट की वॉल का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो इस ओपनिंग के थ्रू राइट एट्रिया में पंप हो जाता है, चला जाता है। वो जाएगा ही, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड सभी राइट एट्रिया में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा ऑक्सीनेट होने के लिए, वहां से लंग्स के पास जाता है। तो ये जो है, यहां से पंपिंग के दौरान ब्लड बाहर ना जाए, उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ओपनिंग ऑफ कॉर्नरी साइनस इज गार्डेड बाय थिवेशियन वॉल। कॉर्नरी साइनस में थिवेशियन वॉल्व है जिस ओपनिंग को गार्ड करता है ताकि ब्लड बाहर ना जाए। ऐसे ही ये ओपनिंग है इंफीरियर वेना केवा की, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और ड्रेन करता है राइट एट्रिया में। तो क्योंकि ये नीचे से आ रहा है, इसीलिए ब्लड के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी होती है, और ऐसा ना हो इसीलिए यहाँ पर भी एक वॉल्व है यूस्टेशन वॉल्व, जो गार्ड करता है इस ओपनिंग को, विच इज द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा, ताकि ब्लड नीचे ना चला जाए। ऐसे ही लेफ्ट एट्रिया में 4 ओपनिंग्स हैं। ये ओपनिंग्स पल्मोनरी वेन के लिए है, जो दोनों साइड के लंग लोब से 2-2 आती हैं, और वो यहाँ ऑक्सीनेटेड ब्लड को ड्रेन करती हैं राइट एट्रिया में। अब इन्होंने ड्रेन कर दिया, यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड ड्रेन हो गया, यहाँ ऑक्सीनेटेड ब्लड ड्रेन हो गया, तो कुछ ब्लड खुद ब खुद अपने आप चला जाता है वेंट्रिकल्स में। अराउंड 70% ब्लड पैसिवली वेंट्रिकल्स में चला जाता है, उसके लिए एट्रिया को कुछ नहीं करना पड़ता। उसके बाद एट्रिया पंप करता है और बचा हुआ रिमेनिंग 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में पंप कर देता है। जब वो पंप करता है, फोर्स बढ़ता है, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व, इन वॉल्व को एवी वॉल्व भी कहते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है। ये नीचे की तरफ चले जाते हैं और ब्लड इसमें चला आता है। इस तरह से जब पंप करता है, जब पंप नहीं भी कर रहा था तो 70% ब्लड वेंट्रिकल में गया। वो कैसे गया? जब यहाँ ब्लड आ जाता है बहुत ज्यादा, तो प्रेशराइज करता है इन वॉल्स को, और वॉल्स नीचे की तरफ खुल जाते हैं। तो 70% ब्लड तो पैसिवली चला जाता है, उसके बाद फिर एट्रिया पंप करता है तो 30% ब्लड और चला जाता है। मगर अब वेंट्रिकल को पंप करना है, और वेंट्रिकल का पंप ज्यादा पावरफुल होता है पंपिंग एक्शन एज कंपेयर टू एट्रिया, बिकॉज वेंट्रिकल हैज टू पंप द ब्लड इन द लंग्स एंड इन द होल बॉडी। तो उनका प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो ये भी तो हो सकता है कि ये वॉल्व पीछे की तरफ खुल जाए, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वॉल्व जुड़े होते हैं कॉर्डा टेंडिने से। ये टेंडिन की कॉर्ड्स हैं, इसीलिए कहते हैं कॉर्डा टेंडिने, कॉर्ड्स ऑफ टेंडिन। आप जानते हो टेंडिन कितना पावरफुल होता है, उससे जुड़े हुए हैं। ये कॉर्डा टेंडिने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल से तो जुड़ती हैं, और दूसरी तरफ जाके पैपिलरी मसल से जुड़ जाती है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि रस्सी से बांध दिया गया इनको, और रस्सी को खूंटे में बांध दिया गया, जिसे पैपिलरी मसल कहते हैं। तो अब ये बाय और ट्राइकस्पिड वॉल पीछे की तरफ नहीं खुल सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि ये खुले। हाँ, कभी कभार ये कॉर्डा टेंडिने अगर डैमेज हो जाता है तो थोड़े बहुत खुलेंगे, और इस पे क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए राइट साइड का कॉर्डा टेंडिने डैमेज हो गया है तो क्या होगा। तो जब ये वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड थोड़ा सा वापस एट्रिया में चला जाएगा, और तब पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाना है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वापस में चला गया, बाकी पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ऐसे इधर की वॉल डैमेज होगी तो यहाँ से ब्लड यहाँ चला जाएगा। अगर आप सही से समझते हैं कि कौन सा वॉल किधर है, तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स अटेम्प्ट कर लेंगे। पर उसी में कंफ्यूज हो गए कि बाइकस्पिड किधर, ट्राइकस्पिड किधर। देखिए भैया, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कॉमन कंफ्यूजन है। कंफ्यूज होते तो आप कहिए यार हार्ट इज ऑलवेज राइट, दिल हमेशा सही कहता है। हार्ट इज ऑलवेज राइट, राइट का मतलब क्या हो गया? हार्ट इज ऑलवेज राइट।
इसका मतलब राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिल की सुनिए, हार्ट इज ऑलवेज राइट, राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगर राइट में ट्राई आ गया तो लेफ्ट में क्या होगा, बाई होगा। नाम तो भूलता नहीं आदमी, कंफ्यूजन तब होता है जब दो सिमिलर तरह की चीजें होती हैं और वो हम याद करते हैं तो बार बार उनको भूलते हैं, ठीक है। तो यहां पर राइट साइड में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड। इतना ही नहीं, वेंट्रिकल्स की वॉल जो है ना वो स्मूथ नहीं होती, तो उसमें अलग अलग उभार होते हैं, कॉलम्स होते हैं। इन सब उभार या कॉलम्स को हम कहते हैं कॉलुमना कार्ने। ये वेंट्रिकल्स की वॉल के उभार हैं, कॉलुमना कार्ने। अब देखते हैं वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया कहां का। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया यहां पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया एओर्टा में। और पंप करने के बाद जब ये रिलैक्स करने लगता है या ये रिलैक्स करने लगता है, जब ये रिलैक्स करने लगेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा तेजी से, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब पंप किया तो प्रेशर इसने बढ़ाया, चला गया ब्लड यहाँ पर। जब ये रिलैक्स करने लगा तो ये भी तो हो सकता है ना कि ब्लड यहाँ और यहाँ से वापस आ जाए, और वो आ ही जाएगा क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, और ज्यादा प्रेशर से जो है ब्लड मूव करके वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा दोनों में 3 हाफ मून शेप्ड वॉल्स होते हैं, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 3 हाफ मून शेप्ड वॉल्स। हाफ मून को हम कहते हैं, मून को लूनर, हाफ मून को सेमी लूनर, आधा लूनर, आधा चंद्राकार। तो 3 हाफ मून शेप्ड वॉल्स which are known as semilunar walls are located in pulmonary artery and aorta, जो उनकी ओपनिंग है। तो ब्लड जैसे पीछे आने लगता है बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे खुलते हैं, उधर से ब्लड आता है बंद हो जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं खुलते। इसीलिए यहाँ प्रेशर चाहे कम हो चाहे ज्यादा, ये ब्लड यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जब यहाँ प्रेशर कम होने लगता है, ब्लड आना चाहता है, तो ये बंद हो जाते हैं तेजी से, और उससे हार्ट साउंड भी प्रोड्यूस होती है, वो आपको बताया जाएगा। जब वेंट्रिकल पंप करता है तो ये दोनों बंद हो जाते हैं, और जब यहां से ब्लड आने का प्रयास करता है तो ये दोनों बंद हो जाते हैं। इससे फट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस होती है, और इससे डब प्रोड्यूस होती है, जो आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो बच्चों, अगर आपको ये समझ में आया लेक्चर, तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कि जब जब मैं नए लेक्चर्स इसमें लोड करूं तो आपको पता लग जाए। अगर बेल आइकन को आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कब लेक्चर आया, और मोस्टली जो हार्ड टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं इनको समय समय पे अपलोड करता रहूंगा अपने चैनल पे। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये मिलते रहे टाइम टू टाइम, और आपको मैक्सिमम हेल्प हो अपनी पढ़ाई करने में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।